बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, कल यानी 12 मार्च को चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। मद्दे मुकाबले हैं मौजूदा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी बमुकाबला सैयद यूसुफ रजा गिलानी जो कि पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की जानिब से डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए मिर्जा मोहम्मद आफरीदी बमुकाबला जो पीडीएम की जानिब से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी। तमाम तर सियासी सहाफती हलकों की नजरें मरकूज हैं इस्लामाबाद के रेड जोन में वाक़िया पार्लियामेंट हाउस, जहां कल खसूसी इजलास तलब किया गया है सेनेट का। सुबह 10 बजे इजलास बुलाया गया है। 48 नौ मुंतखब सेनेटर्स अपने मनसब का हल्फ उठाएंगे, जिसके बाद ब्रेक होगी और फिर दोपहर में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का मुकाबला होगा। जो 3 मार्च को सेनेट इलेक्शन हुआ व्यूअर्स, उसमें इस्लामाबाद सीट पर गैर मुतवक्के नतीजे के बाद जिसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब जीते थे, हमने देखा हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से भरपूर सियासी मुहिम चलाई गई चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के मुकाबले के लिए, और जोड़ तोड़ जारी है क्योंकि नंबर्स जो हैं वो बहुत एक नेक एंड नेक फाइट के बारे में कहा जा रहा है। 99 सेनेटर्स वोट कास्ट करेंगे क्योंकि जमात इस्लामी के जो सेनेटर हैं वो एब्सटेन कर रहे हैं, और इसहाक डार साहब ने तो अपने एज ए सेनेटर हल्फ ही नहीं उठाया। अब देखना यह है कि कल जो है वो कौन, ये इंतहाई अहम आईनी ओहदा है चेयरमैन सेनेट का, वो क्या सादिक संजरानी साहब रिवायत को बरकरार रखते हुए दोबारा रिटेन करेंगे, या जैसे यूसुफ रजा गिलानी साहब ने अपसेट किया था 3 मार्च को, 12 मार्च को वो दोहरा पाएंगे। दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि वो जीत जाएंगे, अपोजिशन की जानिब से कहा रहा है वो जीत जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज सेनेटर्स के लिए जोराना भी दिया और उससे खिताब करते हुए उनका कहना था कि हमारी कोशिश होगी कि ये जो 2.5 साल में हम पार्लियामेंट हाउस से अक्सरियत सेनेट में ना होने की वजह से लेजिस्लेशन ना करा सकें, जब अक्सरियत हमें मिलेगी तो हम अवामी मफाद में कानून साजी करेंगे। इल्जाम तराशियां भी लग रहे हैं। हुकूमत का कहना है कि अपोजिशन हमारे सेनेटर से रब्ता कर रहे हैं, और पीएमएलएन का कहना है कि जो हुकूमत है और उन्होंने इदारों का भी कहा है कि वो हमसे राब्ते कर रहे हैं। इन इल्जाम तराशियां भी साथ साथ जारी हैं क्योंकि कल का जो इलेक्शन है, एक दफा फिर मैं आपको बताता चलूं, वो खुफिया रायशुमारी के तहत होगा, यानी कि सीक्रेट बैलेटिंग होगी जिसके तहत रिजल्ट सामने आएगा। कल क्या होगा वो तो हम कल ही पता आपको चल सकेगा, लेकिन इस हवाले से जो हाइप क्रिएट है इस पर गुफ्तगू करेंगे हम हुकूमत से और अपने आजाद तजिया निगार से, और जानेंगे कि ये जो सेनेट का इलेक्शन है ये इतना क्यों इतना इस पे पॉलिटिकल स्टेक्स क्यों इतनी ज्यादा हाई हो गई हैं। हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रही हैं जवेरिया जफर साहिबा। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, मेंबर कौमी असम्बली हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पर दिफाई और सियासी तजिया निगार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शैब साहब। दोनों मौजूद मेहमानों को मैं फॉर्मो वेलकम करूंगा। मैं गुफ्तगू का आगाज अमजद शैब साहब आपसे सर करूंगा। बताइएगा, सेनेट का इलेक्शन बहुत ज्यादा इस पर हुकूमत और अपोजिशन जो है वो नजरें जमाए बैठे हैं। जाहिर बात है जो भी आउटकम होगा उसकी अलामती हैसियत बहुत ज्यादा होगी। क्या कहेंगे अमजद शैब साहब? सादिक संजरानी साहब जीतते हैं तो अपोजिशन वावेला करेगी कि कागज पे हमारे नंबर ज्यादा है, और अगर अपोजिशन जीतती है तो हुकूमत का ये कहना है कि जी ये इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि ये सेनेट को दोबारा कंट्रोल हासिल करें और जो उनका लेजिस्लेटिव एजेंडा है उसको रोकें। क्या कहेंगे, आपका क्या तजज़िया अमजद शैब साहब? जी जनरल साहब बताइएगा। देखिए, मैं ये कह रहा था कि जहां तक इखलाकियात का ताल्लुक है, अच्छे कैंडिडेट का ताल्लुक है, मेरिट का ताल्लुक है, तो उस लिहाज से तो संजरानी साहब को इलेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर पार्टी वफादारियों पे जाएं तो वो भी आप देख लीजिए कि उस सूरत में अपोजिशन की 11 जमातें इकट्ठी हैं, उनके पास वोट ज्यादा हैं। और वैसे भी मेरा तजर्बा है कि जरदारी साहब जो जरा इस्तेमाल करते हैं वो अमूमन जिस पलड़े में अपना वजन डालते हैं वो अमूमन पलड़ा भारी हो जाता है। अच्छा, वो सेनेट का चेयरमैन का इलेक्शन संजरानी साहब जैसे इलेक्ट हुए थे, या बाद में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का कैसा हुआ, या अब आप देख लें यूसुफ गिलानी साहब के साथ उनकी सपोर्ट है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मैं पिछले कुछ अरसे से देख रहा हूं कि ये प्ले करता है फैक्टर, और इसकी वजह से इलेक्शन जो है उन पे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो बदकिस्मती से ये चूंकि एक सीक्रेट बैलेटिंग है तो इसमें ये इस तरह के अवामिल जो है वो आपको बर्दाश्त करने होंगे, और जरूरी नहीं है कि नतीजा इसका मेरिट की बुनियाद पे आए।
اب جیسا یہ میں اصل جاننا چاہوں گا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے سے جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ انہیں تو اسٹیبلشمنٹ یہ انہوں نے اپنے الیکشن سینٹ میں بھی کہا تھا اور آج بھی کہا کہ نیوٹرل نظر آ رہی ہے، لیکن پی ایم ایل این کی جانب سے بڑی اگریسو آج پریس کانفرنس ہوئی. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی موجود تھے، احسن اقبال صاحب تھے اور ان کے سینیٹر ہیں حافظ عبد الکریم صاحب، اور انہوں نے کہا ان کو مختلف کالز آ رہی ہیں اور دباؤ میں ڈالا جا رہا ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ان کو دباؤ کس بات کا ہے؟ قانوناً تو ان کو کوئی، جب تک وہ خود درست ہیں ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. دوسرا یہ کہنا کہ یہاں اس ملک میں 24 کے قریب انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان میں زیادہ تر وہ ایجنسیز ہیں جو وزارت داخلہ کے نیچے آتی ہیں. جی. تو آپ کیسے کسی ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے اوپر یا کسی کے اوپر انگلی اٹھا سکتے ہیں؟ وہ بھی نہیں کہا جا سکتا. اور پھر پی ایم ایل این میں جھوٹ اتنا عام ہے کہ وہ بھی آپ اس کے بارے میں بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی سچائی اس میں ہے. جھوٹ بولتے ہیں. ان کے پاس بلیک میلنگ کے لیے ویڈیو فلمیں ہیں، آڈیو فلمیں لوگوں کی رکھی ہوئی ہیں. بلیک میلنگ یہ دبا کے کرتے ہیں، ججوں کو کرتے ہیں. تو اس وجہ سے کئی فیکٹر ہیں جو پی ایم ایل این کا جہاں تک تعلق ہے، میں ان کی بات کو ایک سیاسی طور پہ تو کہہ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے ایک بیان بازی ہے، یہ پریس کانفرنس میں کی ہے، لیکن حقیقت میں اس کو کوئی وقت نہیں دیتا. اوکے، میں آپ کو دوبارہ لوٹ کے آؤں گا. جویریہ میں آپ کے پاس آؤں گا. بتائیے گا جیسے امجد شعیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو انہوں نے کہا کہ سنجرانی صاحب از اے بیٹر کینڈیڈیٹ، لیکن جو زرداری صاحب کی سکلز ہیں، اب جو شعیب صاحب نے کہا کہ جس پلڑے میں اپنا وزن ڈالتے ہیں اس میں ان کو زیادہ کامیابی مل جاتی ہے، اور آپ کے مد مقابل بیسیکلی پیپلز پارٹی ہے اور ظاہر بات ہے پی ڈی ایم کی شامل جماعتیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. کیا پی ٹی آئی جو آپ کہہ رہی ہیں، آپ کی متعدد وزراء کہ ہم بہتر طور پہ تیار ہیں، 3 مارچ کے بعد ایک ویک اپ کال ملی ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ ہر طرح سے اس الیکشن کو جیتنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے؟ جویریہ ظفر صاحبہ، پی ٹی آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ انوار صاحب. دیکھیں بات سب سے پہلے تو میں یہ کرنا چاہوں گی، امجد صاحب کی بات کو آگے لے کے چلوں گی. انہوں نے بات کی زرداری صاحب کی، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ جس پلڑے میں اپنا جو وزن جس وقت کی وہ بات کر رہے ہیں، بیسکلی وزن تو وہ ہے جو گیلانی صاحب کے الیکشن میں انہوں نے چلایا ہے. اگر آپ نمبر گیم کی بات کریں تو پھر نیشنل اسمبلی کی تو نمبر گیم میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن اس پہ پوری اترتی تھی. پھر آپ ان کے کینڈیڈیٹ دیکھ لیں، گیلانی صاحب کے اوپر ماضی میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے وہ نااہل قرار دیے گئے ہیں، اور اس الیکشن کے بعد تو میرا خیال ہے کہ اور ان کو ویڈیو سامنے آنے کے بعد تو اخلاقی جواز بھی گیلانی صاحب کا نہیں بنتا کہ وہ چیئرمین سینٹ کے امیدوار ہوتے. ٹھیک ہے کہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، لیکن وہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ ہیں. جی. اب یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ ہم لوگ جیسے کیمپین کر رہے ہیں، اپوزیشن بھی کیمپین کر رہے ہیں، اور ہم پورے کانفیڈنٹ ہیں کہ انشاءاللہ تعالی کل کا جو الیکشن ہے وہ بالکل ان کی سوچ سے ڈفرینٹ ہوگا، اور صادق جیلانی صاحب چیئرمین سینٹ اور مرزا محمد آفریدی صاحب ڈپٹی چیئرمین سینٹ الیکٹ ہوں گے انشاءاللہ. یہاں پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے ایک اور تاریخی فیصلہ جو کیا ہے مرزا محمد آفریدی صاحب کو نامزد کرنے کا، ایوان بالا میں فاٹا کی ریپرزنٹیشن دینے کا، یہ بھی ایک بہت قابل ستائش بات ہے. اپوزیشن کا بیانیہ بالکل ڈفرینٹ ہے. یہ کبھی اداروں کو تو متنازع بنانا ماشاءاللہ ایسی ان کی عادت ہے، یہ ہر بات میں ہر کسی نہ کسی ادارے کو گھسیٹ کے لے آتے ہیں. اور ابھی جس طرح یہ بات کر رہے ہیں مریم بی بی کا، آپ ان کا ذکر چاہیں تو وہ اور بات کر رہی ہیں، شاہد خاقان آج ڈفرینٹ بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی ڈفرینٹ بات کر رہی ہے. تو ان کے بیانات میں خود اتنا تضاد ہے. پہلے تو یہ اپنا ایک پکا ایک اصول بنا لیں، آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں کہ ہم نے بات کیا کرنی ہے باہر جا کے. مجھے تو لگتا ہے کہ ان کی آپس میں بھی کوئی کنورسیشن اس طرح نہیں ہوتی کہ ہم نے کیا کہنا ہے اور عوام کو ہم نے کیا جا کے بتانا. اور رہ گئی بات الیکشن کی الزامات کی، تو انہوں نے تو ثابت کیا ہے، ماضی میں بھی ثابت کیا ہے، اور یہ ساری عوام کے سامنے ہے. اور ہم لوگوں نے شفافیت کی بات کی اور اس میں انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا.
तो उससे भी आप अंदाजा लगा लें कि ठीक ये है। किसके इन्होंने हर्ब इस्तेमाल कर अमीर रहे शेख हैं साहब। और किस तरह से लोगों को बात करनी है। जी अमीर शेख ये बात साहब, जरूर ये मुझे बताइएगा कि ये जो कॉन्फिडेंस है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है, जवेरिया भी कह रही हैं, पीटीआई के मुतअद्दिद वज़रा भी कह रहे थे, ये कॉन्फिडेंस कहां से डिराइव कर रहे हैं? जाहिर बात है सीक्रेट बैलेट है और जमीर की आवाज पे वोट दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जमीर के हवाले से अब तो एक तरह से कोई अच्छे इसको माने नहीं, मुस्बत मानों में नहीं लिया जाता, अनफॉर्चुनेटली, जो कि लिया जाना चाहिए था, जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जहन में यही था। तो ये कॉन्फिडेंस कहां से फिर डिराइव कर रहे हैं? क्योंकि पेपर पे तो नंबर्स इस वक्त चाहे वो 1-2 वोटों का भी फर्क हो, वो तो अपोजिशन को सूट कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई वाले कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। तो क्या कोई आप समझते हैं कि वोट अपोजिशन के तोड़े जाएंगे, लिए जाएंगे, तब जाकर सादिक संजानी साहब जीत सकेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये है सीक्रेट बैलेटिंग। जी। दूसरी बात, उसमें कई अवामिल हो सकते हैं, लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि अगर किसी भी शख्स में पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान की इज्जत के लिए, वकार के लिए कोई थोड़ा सा भी ख्याल है, सेनेट की इज्जत वकार का कुछ ख्याल है, अवाम की इज्जत वकार का कुछ ख्याल है, तो यूसुफ रजा गिलानी एक टेंटेड आदमी है, उसको वोट दिया नहीं जा सकता। अगर मैं सिर्फ इखलाकी मैयार को सामने रखूं जो होना चाहिए, हम बड़े मुअज़्ज़ज़ उसकी ऐवान की बात कर रहे हैं, जो ऐवान बाला है इस मुल्क का, उस ऐवान की बेतौकीरी अगर हो तो सारे मुल्क की बेतौकीरियात तो उसको बचाना चाहिए। और अगर वो उसकी इज्जत और वकार को आपने कायम रखना है तो फिर तो सारे सेनेट को वोट देना चाहिए संजरानी को, क्योंकि संजरानी साहब के ऊपर आज दिन तक कभी तक तो ये है कि वो साफ आदमी है। लेकिन सर वो मामला तो नंबर्स का है ना, इखलाकियात पे तो फैसला नहीं होना सर, ये तो नंबर से फैसला होना है ना। अब नंबर की बात अब जब हम करते हैं तो अगर वहां पे 6-8 भी लोग ऐसे निकल आए जो ये सोचें कि जनाब हमारे ऊपर एक टेंटेड आदमी को क्यों थोपा जा रहा है, तो वो तो बात बदल सकती है, क्योंकि ये तो है सीक्रेट बैलेटिंग। ये तो इनकी अपनी पीडीएम की गलती है। अगर ये ओपन बैलेटिंग की बात कर लेते सिर्फ उस सेनेटर के सिलेक्शन के लिए, इलेक्शन के लिए नहीं, बल्कि वो कहते कि ये सेनेट के तमाम इलेक्शन बाद में चेयरमैन का होगा, जो भी सब ओपन बैलेटिंग से हो गए, तो आज ये शक भी दूर हो जाता। ये तो इन्होंने खुद अपने लिए एक मसला खड़ा किया। और अगर ये और फिर ये है कि कभी पाकिस्तान में आप देखिए एक ऐसी रीत पड़ी हुई है कि हारने वाला कभी हार मानता ही नहीं, वो ये मानता ही नहीं कि जनाब वो हार भी सकता है। यस। लिहाजा ये तो बाद में गंद मचना ही मचना है कि वो ये जीत जाए, संजरानी जीत जाए या यूसुफ गिलानी जीत जाए, दोनों सूरतों में यहाँ पे ये मामला तो मचना ही है। वो तो यहाँ पे एक इखलाकियात का एक और बहुत बड़ा इशू बना हुआ है कि अपनी हार कोई नहीं मानता। तो उसको उस चीज को कता नजर मैं अपने तौर पे देखता हूं कि अगर ईमानदाराना तरीके से एक चॉइस किसी ने करनी हो तो यूसुफ रजा गिलानी का कोई राइट नहीं बनता कि वो सेनेट में और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के सीट पे सर जी, और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सीट पे मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी वर्सेस मिर्जा डिप्टी चेयरमैन। आप देखिए मौलाना की सियासत को जो भी सपोर्ट करता है, मैं समझता हूं वो लाजमन अपने जमीर को दबा लेता कहीं। क्योंकि मौलाना के अपने आदमियों ने कोयटा से जो लोग मुनहरफ हुए, उन्होंने मौलाना के ऊपर जो एलिगेशन लगाई हैं आप सोचिए, और वो ये कहते हैं कि जनाब हम अपने एलिगेशन पे कायम, हम साबित करने को तैयार है। मौलाना के पास जरूरत हुई तो उनको बुला के कह के आप बताओ। आप हाफिज हुसैन अहमद साहब और शेरानी साहब की बात कर रहे हैं। हाफिज हुसैन अहमद को कहा उन्होंने कि जनाब आए आके बताएं। हाफिज हुसैन अहमद ने दो एक ने कहा ये झूठ पे कहा बोलते हैं, दूसरा ने कहा जी इन्होंने बाहर से पैसे लिए। ठीक, अच्छा ये मुझे बताएगा पैसे लेने का सबूत उन्होंने कहा जी मैं आज दिन पहले भी असल में पैसे लिए, मैं बता सकता हूँ। जी वो उन्होंने कहा था। जवेरिया मुझे बताएगा कि अगर आप लोग संजरानी साहब जीतते हैं तो जो आपका बयान, आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ट्वीट की और उन्होंने कहा कि जो मुआशरे में इखलाकी गिरावट जो है वो रियासत को उस वक्त कमजोर करती है जब अमीर के लिए एक कानून, ताकतवर के लिए एक कानून, और जब इंसाफ जो है वो सही मानों में नहीं होता और एक इखलाकी इनेताब का मुआशरा शिकार हो जाता है रियासत जब एनआरओ दिया जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो हाई मॉरल ग्राउंड पे बात कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर हाइपोथेटिकल सवाल है, संजरानी साहब जीत जाते हैं तो अपोजिशन वाले तो वावेला मचाएंगे कि जी हमारे वोट तोड़ लिए आप लोगों ने, तो वो वोट के अखलाकी बुनियादों पर देंगे आप लोगों को सादिक संजरानी साहब के कैंडिडेट को। देखिए अनवर साहब, अपोजिशन वाले तो अभी वावेला ही कर रहे हैं ना। अपोजिशन वाले तो पिछले 2.5 साल से वावेला ही कर रहे हैं, उन्होंने फिर भी करना है। और चाहे कोई भी फैसला हो जाए वो हर चीज के ऊपर वावेला ही करेंगे, क्योंकि पीडीएम में तो वैसे भी अब कुछ बाकी नहीं, बाकी आज जो
छोटी मोटी रह गई हैं, उनको भी नजर आ रहा है कि उनका मुस्तकबिल कितना तारीख हो चुका है और उनकी अब कोई सियासत खत्म हो चुकी है। ये जो कुछ साख्ता लीडरान बैठे हुए हैं पीडीएम में। दूसरी बात ये है कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जब इतने हाई लेवल पे जाके ऐवाने बाला में और ऐवाने ज़ेरी में जाके अगर करप्ट प्रैक्टिसेस फॉलो होंगी तो फिर अवाम में कैसे आप चीजें सही कर सकेंगे, फिर आप कैसे करप्शन को निचले लेवल पे दूर कर सकेंगे। तो इसीलिए तहरीक इंसाफ ने हमेशा जो है कानूनी बात की है, जमहूरी बात की है, आईनी बात की है और शफाफियत की बात की है। अब मैं आपको एक मिसाल के सबसे पहले हम लोगों ने इनको तो वैसे ही इन्होंने पैसे इनके पास है माशाल्लाह इतने कि इनको लगा भी दे करोड़ों रुपए। तो अब तो आपके पास भी माशाल्लाह अमीर सेनेटर्स आ गए हैं। हमने केपी में आपको याद होगा हमने केपी में ये अपने 20 अराकीन को उस वक्त फारिग किया था। अभी रिसेंटली सिंध असम्बली के 2 अराकीन को हमने पार्टी से जो है वो उनको फारिग किया है। तो हमने तो हमेशा अच्छी रवायत डाली है, हमने तो कभी अप्रिशिएट नहीं किया। इन्होंने कौन सी ऐसी अच्छी मिसाल कायम की सिवाय करप्शन के? ठीक है जवेरिया, फिर इसका सवाल सुन लीजिए ना समाज के और झूठ बोलने। जी जवेरिया, सवाल सुनिए। आपने बताया कि 20 आपने एमपीएस किए और 2 मेंबरान सिंध जो पीटीआई के मेंबरान है जिन्होंने पीपीपी के कैंडिडेट को वोट दिया था आपने निकाला। तो फिर ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा कि जो आपके 16-17 लोग बिके, आपके कोलीग्स, आप एमएनए हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा? देखिए एक्शन क्यों नहीं लिया जाएगा? एक्शन मैं आपको यही तो अर्ज कर रही हूँ ना कि हमने तो माजी में भी एक्शन लिया था, हमने रिसेंटली भी एक्शन अभी से शुरू किया है और अभी यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हमेशा जो है वो एक उनका अपना एक जो विजन है उस पे वो कल भी अब उनकी सबसे आप ये बात देख लें कि 22 साल पहले वाली भी आप उनकी तस्वीर उठा के देख लें और आज भी देख लें, उनके अल्फाज में आपको कोई बदलाव नहीं नजर आएगा, क्योंकि जिस विजन के तहत तहरीके इंसाफ बनाई गई थी हम आज भी अपने उसी नजरिए पे कायम हैं। ओके, आप वो तो ठीक है। अब शाह साहब मुझे बताएगा कि आपने कैंडिडेचर की बात की, आपने सजारी साहब की तारीफ की, आपने उन पर कोई इल्जाम नहीं और आपने सही कहा। सर ये जो बयान आया था वजीर दाखिला शेख रशीद साहब का कि वो रियासती कैंडिडेट हैं, मैं आपका इस पर ओपिनियन लेना चाहूंगा कि इससे क्या मुराद ली जाए कि वो रियासती कैंडिडेट हैं सादिक संजरानी साहब, इस पर आपका कमेंट मैं जरूर लेना चाहूंगा सर। मेरा ख्याल है ये शेख रशीद साहब ने अगर कहा है तो गलत कहा है। रियासत का तो कोई भी कैंडिडेट नहीं होता। रियासत का जब ये सियासी तौर पे जब लोग अपना अपना कैरियर बना रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें रियासत का तो वास्ता ही कोई नहीं। रियासत फोन करती है सेनेट को, जो कि एक रियासत का अदारा है। अब अदारा अगर आप कह लीजिए कि उसमें जब ये कोई सेनेट का चेयरमैन बन जाए तो फिर तो हो सकता है कि अदारे की रेफरेंस से वो कह सकता है कि जी मैं रियासत की नुमाइंदगी कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन लड़ते हुए जबकि वो इलेक्टेड नहीं है उस स्टेज के किसी को कहना कि वो रियासत को रिप्रेजेंट कर रहा है या रियासत का नुमाइंदा, वो गलत है। और अगर कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग कहीं मौजूद है तो वो काबिल मुजम्मत है, ये तो होनी नहीं चाहिए। सही, अच्छा कैंडिडेट या बुरा कैंडिडेट कोई भी हो, जब कैंडिडेट 2-3 आपने मैदान में रख दिए हैं तो वो अपनी अपनी कैपेसिटी में इलेक्शन लड़ रहे हैं या अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका रियासत में तो वास्ता कोई नहीं, रियासत के साथ तो ताल्लुक ही कोई नहीं। ठीक है जवेरिया, गलत स्टेटमेंट। ओके जवेरिया, मुझे जरूर बताएगा कि आपने कहा पीटीआई अपने नजरिए पे खड़ी है, आपके अब माशाल्लाह अक्सरियती जमात बन गई सेनेट पे, तो ये जो कैंडिडेचर आए हैं, देखिए सादिक संजरानी साहब बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कैंडिडेट हैं, पीटीआई से नहीं है, और मिर्जा अफरीदी साहब भी सेनेटर बन के नून लीग में गए थे और बाद में इन्होंने फिर पीटीआई ज्वाइन की। तो क्या वजह बनी कि पीटीआई के जो अपने नजरियाती लोग जीत कर आए, जैसे एजाज चौधरी साहब हैं, फैसल जावेद खान साहब हैं, इसके अलावा वलीद इकबाल साहब हैं, तो उनका नाम नहीं सामने आया, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी और जो नए आए हैं पीटीआई में मिर्जा अफरीदी साहब, क्योंकि जब वो इलेक्ट हुए थे तो उन्होंने पीएमएलएन ज्वाइन कर ली थी, उनको कैंडिडेचर मिला। मैम इसकी क्या वजह बनी? देखिए मिर्जा अफरीदी साहब को तो मैंने पहले ही आपको बताया है, और खान साहब ने खुद भी ये उनका भी आपने अब बयान आज सुना होगा, शिबली साहब ने भी इस बारे में बात की है कि हम फाटा को रिप्रेजेंटेशन देना चाहते थे और इस वजह से हमने मिर्जा साहब को डेप्यूटी चेयरमैन का जो है वो किया है। जहां तक बात रहेगी सादिक साहब की, देखिए हमारे एलाइज भी हैं ये सब जितनी भी जमातें हैं, और ये हमेशा
آپ 2.5 سال سے آپ نے دیکھا ہے کہ کس اچھے طریقے سے جو حکومت کے جو معاملات ہیں وہ ہمارے الائز کے ساتھ چل رہے ہیں. اور پھر بلوچستان کے عوام کے ساتھ بھی ہمارا ایک بلوچستان کو بھی ریپرزنٹیشن دی گئی جب صادق سنجرانی صاحب بنے تھے چیئرمین سینٹ, اور اس وقت ہم سے یہی سوال کیا گیا تھا. تو ہمارا آج بھی وہی جواب ہے کہ ہم نے بلوچستان کو بھی ریپرزنٹیشن دی کیونکہ اس صوبے کو ہمیشہ اگنور کیا جاتا ہے. تو یہ بات نہیں کہ پی ٹی آئی کی, اور جب ہم سب ایک متحد ہو کے ایک الیکشن میں کھڑے ہیں اور سنجرانی صاحب کا آپ دیکھ لیں کہ کریڈیبلٹی بھی دیکھ لیں, امجد صاحب بھی ابھی بلکہ اس کی تائید کر رہے تھے, تو ان سے تو اچھا مطلب گیلانی صاحب اور سنجرانی صاحب کا تو کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. چلیے, وہ تو خیر ان کی اپوزیشن نے اپنا کینڈیڈیٹ تو سامنے لے کر آنا تھا, وہ بھی فارمر پرائم منسٹر ہیں, ان پہ چارجز ضرور سے کنوکشن بھی ہوئی تھی. ایک اور چیز میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی, میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. جی جی, کہ آپ اس چیز کا ایک اور پہلو بھی ذرا ذہن میں رکھیے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور دیگر ان کے جو اپوزیشن کے جتنے بھی اتحادی ہیں, ان جماعتوں کی سوچ کے برعکس پی ٹی آئی کی یہ سوچ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہماری حکومت ہے تو سارا کچھ ہم اپنے پاس ہی رکھ لیں. تو یہ ہماری ایک, آپ یہ سمجھیں کہ ایک پرائم منسٹر صاحب کی ایک بڑا ہی مثبت اور ایک بڑا ہی خوبصورت قسم کے فیصلے ہیں یہ, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور یہ تاریخ میں لکھے جائیں گے. اچھا, یہ مجھے بتائے گا جنرل صاحب, یہ سر جو بھی کل فیصلہ آتا ہے, ظاہر بات ہے آج آصف زرداری صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی بات چیت ہوئی اور ان کے پریس ٹاک بھی سامنے آئی ہے کہ وہ اس مقابلے کو کے نتائج پہ کمنٹ بھی ضرور کریں گے. پھر لانگ مارچ کی بات بھی ہو رہی ہے, تو یہ مارچ کا مہینہ ہے, آپ کو کیسے صورتحال نظر آ رہی ہے کہ کل جو بھی جیتتا ہے, اگر حکومت جیتتی, ظاہر بات ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ملے گی, پرائم منسٹر نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا, اس کے بعد چیئرمین سینٹ بنے گا, تو آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ اچھی گڈ فیتھ میں پبلک لیجسلیشن کریں گے. اگر ایک پھر ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے, گیلانی صاحب جیتتے ہیں تو آپ کو اس کے کیا سیاسی آفٹر شاکس نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے, اگر گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں تو سینٹ لازمن بہت حد تک پی ڈی ایم کے ہاتھ میں چلا جائے گا, اور پی ٹی آئی کو لیجسلیشن میں اسی طرح کی پرابلمز آئیں گی جو وہ پہلے فیس کر رہے ہیں. ویسے بھی ان کے کچھ ووٹ زیادہ ہیں, اگر وہ ساری جماعتیں مل جاتی ہیں, یہ ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ ملے ہی رہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج الیکشن کے بعد پھر وہ اپنے اپنے رستے لے لیں, یہ کہا نہیں جا سکتا, لیکن بار بار آن دا فیس آف اٹ یوں نظر آتا ہے کہ ان کے پاس ووٹ زیادہ ہیں اور پی ٹی آئی کے لیے لیجسلیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہوگا. تو یہ ادارے بنیادی طور پہ تو لیجسلیشن کے لیے ہیں, اور تو ان کا کوئی میں نہیں سمجھتا کہ اس کے علاوہ کوئی ان کا اور ذمہ داری ہے ان کی. تو لیجسلیشن اگر رکھتی رہے تو وہ آپ دیکھ لیجئے کہ 2.5-3 سالوں میں ہم نے کمایا کیا ہے. یہ ادارے ہمارے تقریباً بیکار اور ریڈنڈنٹ رہے ہیں, ہماری اپنی نیشنل اسمبلی بھی, کیونکہ وہاں لیجسلیشن تو ہو ہی نہیں سکی. یہ ساری جماعتیں جو آج اکٹھی ہیں, ان کا صرف اور ایک ان کا صرف ہے قومی مفادات, تو ان کے ذہن میں کسی کے نہیں ہیں. عمران خان کی دشمنی, پی ٹی آئی کی دشمنی, یہ واحد ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے جس کے ساتھ یہ چل رہے ہیں. تو وہ قوم کو معاملہ پھر مشکل ہو جائے گا اگر وہاں دوسرے گیلانی بیٹھ جاتے ہیں, پھر بھی حکومت اپنا ڈیلیور نہیں کر سکے. تو یہ مشکلات بہت بڑی آ سکتی ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنے سینٹ کے یا یہ کہہ لیجیے کہ اپنی سیاست کے لیے بھی یہ مفید نہیں ہوگا یوسف گیلانی صاحب کا الیکٹ ہونا. لیکن بصورت یہ پولیٹیکل پارٹیز اپنی اپنی گیم کھیل رہی, یہ تو نہیں ہے کہ وہ ملک کا سوچ رہا ہے, ان میں سے کوئی بھی نہیں سوچ. ٹھیک. اچھا, مجھے جویری یہ ضرور بتائے گا کہ آج کور کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا, چونکہ آپ کا تعلق پنجاب سے, وہاں سے آپ ایم این اے ہیں, اور اس میں بتایا گیا کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ ان کو وزیر اعظم کا اعتماد حاصل ہے اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہی رہیں گے. میں آپ کیونکہ اس میں صحافتی حلقوں میں اور بہت زیادہ اس میں میڈیا مارکیٹ میں بہت سی خبریں گردش کر رہی تھی, اس کی کلیئرٹی آئی. دوسرے میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ آج یہ بھی کہا گیا کہ آپ لوگوں کے لیے چیلنج اپوزیشن نہیں بلکہ یہ مہنگائی ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا, بینگ این ایم این اے, آپ سمجھتی ہیں کہ ساتھ ساتھ آپ لوگ سیاست بھی, سیاسی محاذ بھی گرم ہے اور آپ لوگوں نے جواب بھی دینا ہے ہر اپوزیشن کی موو کا پالیٹکس میں, لیکن یہ جو عوامی ایشوز ہیں, بالخصوص مہنگائی کا ایشو ہے یا یہ کرونا کے بڑھتے جو واقعات ہو رہے ہیں اور ویکسینیشن ڈرائیو کو بہتر کرنے کے معاملات ہیں, اس پر بھی آپ کی اتنی اب توجہ کی ضرورت ہے, یہ جو باقی ٹرم آپ کی رہ گئی ہے؟ میم پہلے تو یہ کہ یہ جو گردش میں خبریں تھیں
सीएम पंजाब के हवाले से। जी। उसमें तो आपको आज जैसे पता चल गया कि कोई सदाकत नहीं थी, बल्कि पीछे एक प्राइवेट चैनल ने इस बारे में गलत रिपोर्टिंग भी की थी और कैमरा ने उसको नोटिस भी दिया था कि उन्होंने बिल्कुल ही पंजाब कैबिनेट की एक मीटिंग का जो है न्यूज गलत बता दी थी। और सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को प्राइम मिनिस्टर का और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और हमारे तमाम इत्तेहादी जमातों का पूरा जो है वो एतमाद हासिल है और वो कहीं नहीं जा रहे और वही सीएम पंजाब बनेंगे। जहां तक बात है इकोनॉमिक इश्यूज की, देखिए इससे कोई इनकार नहीं है कि हमें बड़े चैलेंजेस हैं। महंगाई उनमें से जो है आप कह लें कि किसी हद तक जो अभी पिछले 2 सालों में थोड़ी ज्यादा होगी थी, एक डॉलर और रूपी की जो आप देख लें एक्सचेंज वैल्यू है एक वो उसकी वजह से, प्लस जब हम हुकूमत में आए तो जो हमें ना पास रिजर्व थे, हम कर्जों में बुरी तरह से जकड़े हुए थे। तो ऐसी सूरत हाल में आप देखें कि क्या हो सकता था। अब ग्रेजुअली जो है महंगाई उसकी जो शरह है वो कम होना शुरू हो गई है और बिलाशुबा जो है वो अवाम का हमें दर्द है, हमें इस बात का पूरी तरह से अंदाजा है। और ये नहीं कि खाली ये सियासत हो रही है या सेनेट का इलेक्शन आ गया या कोई और चीज आ गई, तो बेसिकली तो हम अवाम के लिए वहां बैठे हैं ना। तो जो अवाम मफाद के काम है वो भी हम साथ साथ कर रहे हैं। आप देखें ना कि हमने स्टेट बैंक से कोई बोरोइंग नहीं की, आधे से ज्यादा पैसे तो हम जो लोन को रीपे करने में जो इन्होंने लिए हुए हैं उसको हम दे देते हैं। और अभी हमारा जो रूपी भी है वो भी नेशनली जो है वो इस्तेकाम की तरफ आ रहा है। हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो भी देख लें आप जितने भी हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं सारे बतदरीज बेहतरी की तरफ गए हैं। और इस साल हमारे एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो हमारी इनकम से कम रहे हैं। तो ये पहला साल था जिसमें हमारे एक्सपेंडिचर जो है वो कम रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। फिर कोविड की आप बात कर रहे थे तो आप देखें कि कोविड एक इतना बड़ा चैलेंज था कि हमें बहुत सारे जो एक रकम है वो हमें यहाँ पे लगानी पड़ रही, जो कि जाहिर है कि लगानी थी और पूरी दुनिया इससे गुजरी है, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं गुजरा। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब की जो हिकमत अमली थी उसके तहत जिस तरह से पाकिस्तान में हमने इसको टैकल किया है वो पूरी दुनिया आज उसकी तारीफ कर रही है। लेकिन और आप समझती हैं कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसको भी जरा बेहतर तौर पे आगे चलाना चाहिए। जी अफजल शाह साहब आपकी क्या राय है? जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को एतमाद का वोट मिला, जाहिर बात है उनको एक तरह से फ्रेश वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला, अब उनकी जो बाकी उनका टेन्योर है उसमें तवज्जो किन चीजों में ज्यादा मरकूज होनी चाहिए? देखिए एक तो गवर्नेंस के इश्यूज हैं और पंजाब में खास तौर पे प्रॉब्लम्स हैं गवर्नेंस से। हालांकि पंजाब में कुछ काम भी हुए हैं, बहुत अच्छे काम हुए हैं, जैसे ये कब्जा माफिया शाफिया को इन्होंने हैंडल किया है जी। लेकिन फिर भी गवर्नेंस के कुछ इशू हैं जो वहां पे इम्प्रूव करना चाहिए, उस पर तवज्जो देनी चाहिए। और उसके साथ साथ मैं समझता हूं कि ये जो महंगाई का इशू है, ऑल्दो इसमें जरूरी नहीं कि हुकूमत का ही कसूर हो, ये बहुत सारा इसमें मैनिपुलेशन भी है। उसके अलावा आपको पता है हमारा जो कौमी किरदार है, मुनाफाखोरी, बेतहाशा, ये चीजें भी हैं। लेकिन भारत हुकूमत के पास कोई ना कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे वो इस चीज को कम कर सके और आवाम के ऊपर बोझ कम हो, ये बहुत अहम है। इसके अलावा फिर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है जहां आपने ये वर्कआउट करना है कि आप इन कर्जों से जान कैसे छुड़ाएंगे। हम ये नहीं कह सकते हमेशा के पीछे वालों ने कर्जे लिए थे और हम मजीद कर्जे लेके तो वो कर्जे उतार रहे हैं, ये कर्जे ही उतरने चाहिए किसी तरह ताकि आगे और न लेना पड़े आपको। तो अगर वो नहीं होगा तो फिर ये जब भी कभी जिसके हाथ भी हुकूमत आएगी वो इसी तरह ही धक्के खाता रहेगा और ये रफाए आमा के काम या ये लोगों की बेहतरी के लिए आप खर्चा करना आपके लिए मुश्किल होगा क्योंकि कर्जों पे रिटर्न पे बहुत ज्यादा पैसा चले जाता है। तो ये जरूरी है कि कर्जे उतारने की एक स्ट्रैटेजी वर्कआउट की जाए और उसमें बेशक सख्त डिसीजन लिए जाए लेकिन पार्लियामेंट से अप्रूवल लेके आप उसको इम्प्लीमेंट करें। चीजें करने की जरूरत, ये चलने की जरूरत। और मैं आपसे जो जरूरत है, हुकूमत और ऑपोजिशन इस वक्त तो इंतहाई मुतहारब है एक दूसरे के, और वैसे कहा जाता है डेमोक्रेसी में ये हुसन है कि इख्तिलाफ राय, लेकिन जो इनकी रिलेशनशिप है आप समझते हैं किसी न किसी स्टेज पे कोई वर्किंग रिलेशनशिप जरूर डेवलप करने चाहिए ताकि ये जो आपने पार्लियामेंट की बात की ये भी हमें फंक्शनल नजर आए और एक फंक्शनल डेमोक्रेसी नजर आए। पहले दिन से पीटीआई की सबसे बड़ी कमजोरी और फेलियर पहले दिन से यही रहा है कि इन्होंने ऑपोजिशन को वक्त नहीं दी और उनको आपने एक वर्किंग रिलेशनशिप रखनी थी
ताकि आपका लेजिस्लेशन का काम चलता, वो इन्होंने नहीं किया। नतीजा ये है कि अब एक बिल्कुल कन्फ्रंटेशनल दोनों साइड पे पॉलिसीज बन चुकी हैं और पोस्चर ऐसे हैं जहां यूं लगता है कि तसादम, और वो नेचुरली उससे आवाम का नुकसान हो रहा है क्योंकि ये लेजिस्लेशन तो हो ही नहीं रही। तो असेंबलियों को फाल करने के लिए ये इंतहाई जरूरी है कि आप बेशक करप्शन के केसेस चलते हैं, इंडिपेंडेंटली चलते रहें, जो भी है वो बाहर होता रहे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर एक फिजा में रखनी थी जहां पे एक दूसरे को कोऑपरेट किया जाता और लेजिस्लेशन जारी रहती। लेकिन वहां पे प्राइम मिनिस्टर बड़ा कम जाते हैं, जाएं तो हाथ तक नहीं मिलाते आपस में लोग। नतीजा ये है कि वो एक ही पार्लियामेंट में बैठ के अब एक दूसरे के दुश्मन है, तो अवामी काम तो हो ही नहीं रहा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप वर्किंग रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ रखें ताकि रियासत का काम चलाया जाए। जवेरिया, लास्ट वर्ड, आप समझती हैं बीइंग ए मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर नेशनल असेंबली, आप समझती हैं कि वर्किंग रिलेशनशिप जरूर होना चाहिए? ये ना हो कि जब भी असेंबली का इजलास हो तो उसमें उदम बचा हुआ हो और कान पड़ी आवाज ना सुनाई दे और फिश मार्केट का मंजर पेश करें अनफॉर्चुनेटली। हाँ सर, मैं बिल्कुल ये समझती हूँ कि वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी असेंबली में आप अच्छे तरीके से बैठ के लेजिस्लेशन भी कर सकते हैं और उसका वकार भी जो है वो बुलंद होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा कि पीटीआई ने हमेशा मुस्बत रवैया अपनाया है और अपोजिशन को बारहा दावत दी है, अपोजिशन से बारहा बात करने की कोशिश की है, लेकिन उनके रवैये नहीं है क्योंकि वो अपने जाती एजेंडों पे बैठे हैं। अब अगर बाहर केसेस चल रहे हैं तो असेंबली में खड़े होकर बजाय आप कोई मस्बत बात करें, कोई आवाम के हक की बात करें, आप कहते हैं कि प्रोडक्शन ऑर्डर दे दें। लेकिन जवेरिया, उसमें इश्यू ये है कि शायद उनको डिस्ट्रप्शन सूट करती हो, आपको शायद डिस्ट्रप्शन सूट नहीं करती। इस सूरत हाल में आप मुझे ये बताएं कि आप अगर बीइंग गवर्नमेंट, आप तो बड़े खुले दिल का मुजाहरा कर रहे हैं, फराखदिली से आप उनको बारहा कह भी चुके हैं, लेकिन अगर वो अपनी ही बातों से मुकर जाएं और वो तैयार ही ना हो इस चीज के लिए। अभी मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि जो इजलास से पहले एक मीटिंग होती है जिसमें हाउस कैसे कंडक्ट होना है उसके बारे में पोजीशन के बारे होते हैं। अब वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग के अंदर जो चीजें तय होती हैं, ये फ्लोर पे जैसे ही आते हैं ये उन सारी बातों के ऊपर लकीर फेर देते हैं और अपनी मनमानी करने। मैम एक्चुअली इस वक्त ऑपोजिशन का कोई है नहीं, लेकिन जाहिर बात है ये तो आपका बयानिया और ये आपको मेरे ख्याल में उनको ज्यादा सूट करता है, डिस्ट्रप्शन हो आपको सूट करता है कि ज्यादा अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप हो। बार के थैंक यू सो वेरी मच जवेरिया जफर साहबा, आपने हमें ज्वाइन किया, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब। व्यूअर्स, कल आप देखेंगे कि जो सेनेट का मार्का है वो अपोजिशन जीतती है या हुकूमत, कल ही पता चलेगा। एक छोटा सा वक्त लेंगे, वक्फे के बाद तो एक आम इशू, रवां हफ्ते वफाकी काबीना ने कुछ आम फैसले किए हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को खुद मुख्तारी देने के हवाले से। इसके अलावा जो सेक्टर्स हैं उनमें जो इनकम टैक्स की छूट थी उसको वापस लेने और दराजाती इस्लाहात, फिर महंगाई के जिनको कैसे काबू किया जाए, इन पे सब पे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे होंगे डॉक्टर सलमान शाह साहब से, जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर इस वक्त वज़ीर आला पंजाब के एडवाइजर ऑन फाइनेंस हमारे साथ रही। वेलकम बैक व्यूअर्स, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, जो कि साबिक वजीर खजाना पाकिस्तान के रह चुके हैं और इस वक्त वज़ीर आला पंजाब के इकोनॉमिक अफेयर्स के एडवाइजर हैं। सर बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहूंगा, वफाकी काबीना ने रवां हफ्ते अहम फैसले किए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के हवाले से और साथ साथ इदारा जाती इस्लाहात। पहले जरा स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, ये जो वफाकी काबीना ने पास किया है ये अब पार्लियामेंट में भी जाएगा और कहा गया है कि स्टेट बैंक की एक तो गवर्नर की टेन्योर होगा 5 साल, प्राइस इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए इसका मैंडेट तय किया जाएगा और करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो भी खुद मुख्तारी के साथ ये तयन करेगा, साथ में पार्लियामेंट को जवाबदेह होगा। इसके क्या सम्राट हो सकते हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, अगर मैं आपसे पूछ पाऊं? देखिए, एक सेंट्रल बैंक की तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, फंक्शन है
پورے ملک کا کرنسی سسٹم وہ چلاتے ہیں, مانیٹری پالیسی وہ کرتے ہیں, ایکسچینج ریٹ پالیسی ان کے پاس ہے, انٹرسٹ ریٹس کے اوپر وہ ڈیسیژنز لیتے ہیں, منی سپلائی کریشن میں ان کا بڑا رول ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سینٹرل بینک کرتا ہے, اور اس کو ڈفرینٹ ممالک میں ڈفرینٹ لیول آف آزادی دی جاتی ہے. نارملی یہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بینک جو ہے یہ امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, اور پاکستان کی ہسٹری میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کئی بار یہ خاصی انڈیپینڈنس رہی ہے, اور کئی بار یہ ہوتا ہے کہ حکومت منسٹری آف فائنینس حاوی ہو جاتی ہے اپنے اپوائنٹمنٹس وغیرہ سے, اور جو فائنینشیل ان کے پیکیجز ہوتے ہیں وہ منسٹری آف فائنینس بناتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو آپ وہ ریگولرائز کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سینٹرل بینک جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کی طرح کام کر سکے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ظاہر بات ہے اسٹیٹ بینک کو ہونا بھی اٹانومس چاہیے, لیکن ایک ڈیبیٹ ہمارے یہاں کہ جب یہ ڈالر سابقہ حکومت میں یہ بات سامنے آئی کہ ایکسچینج ریٹ اور ڈالر ریٹ کو برقرار رکھنے کے لیے اوپن مارکیٹ سے بھی ڈالر خریدا گیا اور 100 روپے کا ایک ڈالر تھا, لیکن جب موجودہ حکومت آئی اور انہوں نے کہا کہ اس کی جو ایکچوئل پرائس ہے اس پہ اس کو آنا چاہیے اور اس پہ ہم مارکیٹ فورسز کے ساتھ پلے نہیں کریں گے, اس سے ابھی بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ روپے کی قدر کم ہونے سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا بینگ این اکانومسٹ, سر اس سے اٹانومی سے جو روپے کی قدر ہے وہ اس میں استحکام آئے گا, اور یہ جو مہنگائی سے جوڑا جاتا ہے اس کا کیا تدارک کیسے پھر ممکن ہوگا؟ دیکھیں نا, یہ اگر آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ بینک نے جو پچھلے ادوار میں پاکستان کے اوپر جس طریقے سے قرضے چڑھے, بیرون ملک قرضوں کا انبار لگ گیا جی, اور یہی کہا جاتا ہے کہ فائنانس منسٹر نے روپے کی قیمت جو ہے وہ کنٹرول کر کے رکھی, اور اس طریقے سے انہوں نے کلیم کرتے ہیں کہ بڑی اکنامک اسٹیبلٹی دی اور اس سے گروتھ بھی ہوئی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے سے ہمارے ملک کے اوپر ایک امپار قرضوں کا لگ گیا, اور فوراً قرضوں کا جو تھا وہ 100 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر گیا. اور اس کے بعد کیونکہ سینٹرل بینک کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ڈالرز کو نہ تو وہ پرنٹ کر سکتا ہے, تو وہ آپ کو ایک ملک کو وہ ارن کرنے پڑتے ہیں. یہاں آپ ایکسپورٹس کے ذریعے ارن کریں, یہاں آپ کے ملک میں ریمیٹنسز آ رہی ہوں, یہاں فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہو, تو وہ چیزیں جو تھیں ایک مومنٹیرلی آپ نے ڈالرز پھینک کے ایک اسٹیبلٹی کریٹ کی جو سسٹین نہیں آپ کر سکے, اور جب وہ ببل پھٹا تو اس کی ہمیں بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوئی ہے, اکنامک ڈسرپشن ہوئی ہے, بہت سے کمپنیز جو ہیں وہ فیل ہو گئی, اور اکنامک گروتھ جو ہے وہ 5% کی سو کالڈ گروتھ جو ہے وہ نیگیٹو تقریباً ہوگی کووڈ کو ملا کے. جی, تو یہ سارے اس کے نتائج ہیں جو سینٹرل بینک نے مس مینج کیا, اور اس وقت میں وہ مس مینجمنٹ منسٹری آف فائنینس کے ہاتھوں ہوئی. تو اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایسے ایپیسوڈ بڑے ہو چکے ہیں. پاکستان نے تقریباً 22 IMF پروگرامز کیے ہیں جو کہ ایک ریکارڈ ہے ایک قسم کا. جی, اور اس 22 پروگرامز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو سینٹرل بینک ہے ہر پروگرام میں اس کا ایک کلیدی رول ہے کہ اس میں وہ اس پروگرام میں جو سچویشن کریٹ ہوئی اس کو بھی نہ روکا, اور ایک دفعہ کرنے کے بعد اس کے بعد اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے کے بعد بار بار پھر ہم ڈی اسٹیبلائز ہوتے رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نظام کم از کم سینٹرل بینک کا نظام جو ہے اس میں ریفارمز کی ضرورت تھی. اچھا, اب یہ مجھے بتائے گا اچھا صاحب, آپ نے کہا کہ اسٹیٹ بینک میں ریفارمز کی ضرورت تھی, لیکن سر جب کہا جاتا ہے کہ اٹانومی کے ساتھ کوئی
चेक भी होना चाहिए, कोई काउंटर बैलेंस भी होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं, स्टेट बैंक के गवर्नर को बिल्कुल आई एग्री कि टेन्योर उनका फिक्स होना चाहिए, पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई ना कोई तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह हो, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, स्टैंडिंग कमेटीज, ताकि जो उनकी पॉलिसीज हैं, चाहे वो इंटरेस्ट रेट रखते हैं, पहले ये था कि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई कर दिया था, हॉट मनी आ गया जब वो नीचे, लोगों ने अपने पैसे हेज किए और बाद में पैसे निकाल लिए। तो काउंटर बैलेंस के लिए, चेक एंड बैलेंस के लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? पार्लियामेंट इज द बेस्ट अकाउंटेबिलिटी फोरम? जी, चेक एंड बैलेंस का तो ये मतलब है कि आपके इदारे में बड़े अच्छे लोग अपॉइंट होने चाहिए, यस, बड़े क्वालिफाइड लोग होने चाहिए, उनका बोर्ड बड़ा अच्छा होना चाहिए। उसके बाद उसके अंदर जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें प्रोफेशनल्स होने चाहिए और उनको पूरी पता होना चाहिए कि क्या पॉलिसी मेकिंग क्या होती है और उसके क्या मज़मूरात होते हैं। और ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ों में उनमें डिबेट भी होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपका सेंट्रल बैंक एक बड़ा प्रोफेशनल अदारा होता है और उसको डाउट करना कि ये कोई ऐसा अदारा बन जाएगा जो बगावत कर देगा, ये मेरा ख्याल मुनासिब बात नहीं है। ठीक। अब सेंट्रल बैंक एक मुल्की अदारा है और वो उसका जो एम है वो स्टेबिलिटी रखना है, मुल्क में महंगाई को कंट्रोल करना है और मुल्क में जो इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट है उसको भी देखना है कि इन्वेस्टमेंट मुल्क में हो रही है या नहीं हो रही। तो उस तमाम चीज़ों को वो अपनी नज़र में रखती है। और पाकिस्तान में हमें पता है कि हमारा बैंकिंग का निज़ाम जो है वो भी अंडर डेवलप्ड है। जिस तरह से हमारे मुल्क में फाइनेंशियल डीपनिंग होनी चाहिए उस तरह से नहीं है, कैपिटल मार्केट्स उस तरह से डेवलप नहीं है जैसे एडवांस मुल्कों में डेवलप होते हैं। ठीक। यहाँ पे जो डेटा नहीं मिलता, यील्ड कर्व नहीं है सही, तो बहुत से इश्यूज हैं जिसको सेंट्रल बैंक जो है उसकी अगर आज़ादी होगी और उसमें कैपेसिटी होगी तो वो ये चीज़ें सारी कर सकेगा। और एक्सपीरियंस ही जो है कि अगर हुकूमत को कोई आराम से पैसा रेज करना है तो वो उसकी जो इंडिपेंडेंस को वो खराब रोंद दे और वो सेंट्रल बैंक से फाइनेंसिंग करा ले। यस, नोट छपा ले। वो चीजों को रोकने की जरूरत है कि वो नहीं कर सकते। अच्छा, ये मुझे जरा बताइएगा, ये आपने सही कहा कि नोट छापने की फैक्ट्री ना बनाया जाए। दूसरा सर, ये साथ में फैसला ये भी किया गया है कि जो मुख्तलिफ सेक्टर्स थे जिनको इनकम टैक्स की छूट थी इसे वापस ले लिया गया है और तमाम शोबों के लिए टैक्स मसावी किया जा रहा है। इस पे काफी हाहाकार मची हुई है कि इससे आईटी सेक्टर, तामीराती शोबा, उससे जो फायदा था या जो बूम की बात हो रही थी उससे उसका मंफी असर पड़ेगा। आपकी क्या राय है? देखिए, इंसेंटिव्स तो पूरी दुनिया में दिए जाते हैं और हमारे लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए और इन्वेस्टमेंट से इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती है। लेकिन अगर हमने इस तरह के मराद दिए हुए हैं जो परमानेंट इख्तियार कर गए हैं और कई इदारे ऐसे भी हैं जिनको उस मराद की जरूरत नहीं है, तो वो अगर क्लीन अप किया जाए तो वो एक अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि मैंने देखा नहीं है कि एग्जैक्टली कौन कौन सी मराद वापस दी गई हैं, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी इन्वेस्टमेंट का निज़ाम। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको इंसेंटिवाइज भी करना पड़ता है और पूरी दुनिया इंसेंटिवाइज करती है, तो वो एक टेम्परेरी तौर पे जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर वो परमानेंस इख्तियार कर लेती है एक चीज़, तो फिर आपको ये बराबरी जो आपने मेंशन की है कि सबको एक इवन प्लेइंग फील्ड पे लाना है, तो वो आई थिंक पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके सर, मुझे सारी चीजों को हमें देखना पड़ेगा। जी, ये मुझे डॉक्टर साहब ये जरूर बताएगा कि क्या में इसमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ओके, मेरा ख्याल है कि इस वक्त हुकूमत का जो फोकस है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ ही है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बेहतर करना है। तो ये चीज़ें जो हैं उस पे नज़र से भी देखने की ज़रूरत है और हम श्योर के जब हम इस एग्जामिन करेंगे तो ऐसी चीज़ें जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लोज में कमी आती है
یا خلل آتا ہے تو اس کو امینڈ کیا جا سکتا ہے. افسر صاحب میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے یہ سر جو مہنگائی ہے اس کے افریت کا کیسے مقابلہ کیا جائے. آپ فائنانس منسٹر بھی رہے اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب کے اکنامک ایڈوائزر ہیں. سر یہ جو 5 بنیادی اجناس ہیں ان پہ کہا گیا کہ یوٹیلیٹی اسٹور پہ تو یہ اویلیبل ہوں گی اور سبسڈی دی جائے گی, لیکن سر اوپن مارکیٹ میں یہ آٹا, چینی, گھی, دالیں, اس کی یہ جو آسمان سے باتیں کرنے والی قیمتیں ہیں ان کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب؟ یہ چینی 100 روپے کلو ہو اور آٹا اتنا مہنگا ہو سر, یہ تو ایک عام آدمی کے لیے افورڈیبل نہیں ہے نا. اس کے لیے کیا سر آپ کا ویژن ہے, کیونکہ آپ سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ کے اکنامک ایڈوائزر بھی ہیں سر. دیکھیں ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ جب ہمارے ملک میں اتنی بڑی ایویلیویشن ہوئی تھی IMF 2 کے نتیجے میں جی, تو اس میں ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہر چیز کی بڑھ گئی, کیونکہ ہماری تمام انرجی جو ہے وہ امپورٹڈ ہے. پھر ہمارے بہت سی دوسرے چیزیں ہیں, مشینری ہے وہ بھی امپورٹڈ ہے. جی جی, تو وہ ساری چیزیں جب مہنگی ہوئی ہیں تو اس سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی ہوئی ہے اور اس سے مہنگائی جو ہے اس کا طوفان برپا ہوا ہے. لیکن یہ نتیجہ ہے ہماری جو ایک قسم کی بینکرپسی کا, کہ ہمیں IMF کے پاس اس لیے جانا پڑا کہ ہم اپنے بیرون ملک قرضوں کو سروس نہیں کر سکتے تھے. اور جب آپ کی ایک قسم کا دیوالیہ ہوتا ہے تو پھر ایک بڑے سخت آپ کے اوپر کنڈیشنلٹیز لگتی ہیں. تو ابھی تو ہمارا جو گورنمنٹ نے جتنی اس کی قیمت ادا کی ہے وہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ذاتی طور پہ اس کا شدید ایک قسم کا صدمہ ہے کہ وہ جو چاہتے تھے اس سے بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. لیکن یہ آپ ہم نے اوور کم کر لی ہے. اب جو ایڈجسٹمنٹس ہو رہی ہیں اس میں اب انویسٹمنٹ بحال ہو رہی ہے, اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارا فارم سیکٹر میں اگر مہنگی ہوتی ہیں تو رورل اکانومی میں اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. جب آپ اگر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ گندم جو ہے ہم امپورٹ اگر 2700 روپے من پہ کر رہے ہیں اور اپنے فارمر کو ہم آگے چل کے 1800 روپے پہ دیں گے تو ہمارا فارمر چاہے گا کہ اس کو بھی وہ انٹرنیشنل پرائس ملے. اور وہ اگر اسے ملے گی تو رورل ایریا کی اکانومی میں ایک ڈیفینیٹلی بہتری بھی آئے گی انشاءاللہ. چلے سر وقت پہ ختم ہو جا رہا ہے, لیکن بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, وزیر اعلیٰ پنجاب کے اکنامک افیئرس کے ایڈوائزر اور فارمر فائنانس منسٹر ہم سے گفتگو کر رہے تھے. یہ اہم نکات اس کی ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہوئے. چلتے چلتے آج شب معراج ہے, بہت ہی برکتوں والی رات ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ کے اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی, اور اس کی تحفے میں ہمیں ان کے وزٹ کے تحفے میں ہمیں 5 وقت کی نمازیں اور روزے عطا کیے گئے. تو آج کی رات ہمیں ایک تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں جو 5 وقت کی نماز اور روزوں کا تحفہ ملا, اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کرنی چاہیے آج کی بابرکت رات کے مناسبت سے کہ جو کرونا وائرس کی جو افرید کا ہمیں سامنا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرنے میں ہماری مدد فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یہ جو ایک عالمی بیماری ہے مسلمانوں سمیت پورے عالم انسانیت کے بچاؤ کے لیے کوئی ایسا بندوبست کرے کرونا ویکسین کے ذریعے کہ اس کا خاتمہ ہو جائے. آج ضرور عبادت بھی کیجیے اور اپنی جو انفرادی اور اجتماعی دعائیں ہیں کرونا ویکسین سے ہٹ کے وہ بھی ضرور مانگیے گا, کیونکہ ایسی راتیں خوش نصیبوں کو ملتی ہیں. تو ہم نے سوچا کیوں نہ پروگرام کے اختتام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو درجات میں بلندی کے لیے بھی دعا کریں, حضور اکرم اور ان پر درود شریف بھی بھیجیں. اس موقع پر ہم سب کو, میں نے بھی دل میں پڑھا, آپ بھی ضرور پڑھیے گا, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اسی دعائیہ کلمات کے ساتھ اس ہفتے کا جو اسپیل ہے اس کو ہم اختتام پذیر کہتے ہیں. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی سوموار کی شب 10:05 پر. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.